हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का सिलेबस। ठीक है, और टाउन प्लानिंग का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और आज का हमारा टॉपिक है रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। तो बात करते हैं रीजनल प्लानिंग इन इंडिया। Regional planning in India is a comprehensive approach to guide the development and management and its diverse geographic region. The country regional planning initiative aim to address disparities, program balance growth, and enhance the overall quality of life for its citizen. Here's a detailed discussion of regional planning in India. तो दोस्तों जनरली हमें क्या होता है कि एज ए सिटी या एज ए देश जो है कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ करनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग प्रोग्राम चलाती है, अलग अलग जो है मिनिस्ट्री बनाती है, अलग अलग, है ना। तो उन सब के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पूरे रीजन को डेवलप करने के लिए क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स रीजनल प्लानिंग के लिए चलाती है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का। जी हाँ दोस्तों, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या होता है? इंडियाज रीजनल प्लानिंग एफर्ट are guided by national perspective plan which identifies various region and sub-regions within the country. The plan outlines priorities for development, infrastructure, resource allocation and across different region. अब देखिए होता क्या है अपने यहाँ पर, आपको पता है कि इंडिया में दो टाइप की गवर्नमेंट चलती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या कर रही है यहाँ पर, उसका भी काम होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जो हाईवे हैं, ठीक है ना, हाईवे, जो ब्रिजेस हैं, और अलग अलग जो बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड जैसे डैम हो गया, तो ये सब का मैनेजमेंट जो है वो कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और उसके लिए वो अलग अलग आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बना रही है तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर हमारे से आप देख सकते हैं कि आसपास 28 राज्य हैं। अब सबको बराबर भी नहीं दिया जा सकता और सबको किसी को कम नहीं दिया जा सकता। तो उसे ये डिसाइड करना है कि हम जो रिसोर्स अलोकेट कर रहे हैं वो अलग अलग रीजन में उसकी मतलब उनके डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम उसको अलोकेट करेंगे। ठीक है, तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जनरली जो होता है ये आपसे पूछा जा सकता है, आई थिंक 30 ईयर्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5 ईयर्स प्लान्स। आप देख सकते हैं पंचवर्षीय योजना का नाम आपने सुना ही होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रीजनल प्लानिंग होती है उसके लिए पंचवर्षीय योजना चलाती है। इंडिया 5 ईयर प्लान इंटीग्रेट रीजनल प्लानिंग इन द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। दिस प्लान्स अलोकेट रिसोर्सेज एंड सेट गोल्स फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स एड्रेसिंग देयर स्पेसिफिक डेवलपमेंट नीड्स। तो ये क्या करती है, अलग अलग, जैसे राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, हरियाणा पंजाब वाला एरिया है, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे हरित क्रांति चला दिया। ठीक है, गुजरात में दुग्ध क्रांति चला दिया, है ना। नॉर्थ ईस्ट में कुछ वाइल्ड लाइफ के लिए कर दिया, हिमालय में कुछ अलग कर दिया, साउथ वाला जो पोर्शन है वहाँ कुछ अलग कर दिया, है ना। ठीक है, तो ऐसे ये लोग क्या करते हैं कि पाँच पाँच साल के जो डिफरेंट प्लान्स हैं वो बनाते हैं, उसमें गोल सेट करते हैं और अलग अलग रीजन में इसको एड्रेस करते हैं। थर्ड नीति आयोग। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लेज ए की रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर रीजनल डेवलपमेंट। जो भी रीजनल डेवलपमेंट होगा उसके लिए जो पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी, स्ट्रेटजीज बनाएगा, वो कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा। ठीक है, इट फोस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय इन्वॉल्विंग स्टेट इन दी प्लानिंग प्रोसेस। फेडरलिज्म मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कोऑपरेट करता है स्टेट को भी प्लानिंग में लेते हुए। तो पूरे देश को हमें एज ए होल रख के प्लानिंग में काम करना है। इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट। इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, रीजनल प्लानिंग इन इंडिया ऑफन इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम दे टारगेट स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। दिस प्रोग्राम्स फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट कंसीडरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल सर्विस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे मैं बताता हूँ राजस्थान और गुजरात का एक एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पे जैसे एक डैम है, ठीक है, माही डैम है। अब वहाँ से क्या होता है कि गुजरात की वाटर सप्लाई भी पूरी होती है, राजस्थान की वाटर सप्लाई भी पूरी होती है। या मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक नदी आती है चंबल नदी, ठीक है, तो वो चंबल नदी से पानी की सप्लाई होती है। तो यमुना नदी है मान लीजिए, या गंगा नदी है, तो गंगा नदी जैसे यूपी में बह रही है आपके, और आगे उत्तराखंड में भी बह रही है, वहाँ पे पानी की सप्लाई उसी से हो रही है। तो ये क्या हो सकता है कि इंटीग्रेटेड एरिया। अब हमें क्या एज ए गंगा को डेवलप करना है, एज ए चंबल को डेवलप करना है, या हमें इस डैम को डेवलप करना है, तो वहाँ पर हमें उन दोनों एरिया की इंटीग्रेटेड अप्रोच, दोनों जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ताकि उन दोनों एरिया की ग्रोथ हो, सोशल सर्विसेज इंक्रीज हो और एनवायरमेंटल के बीच में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। तो इंटीग्रेटेड एरिया
एरिया को हमें एज ए रीजनल प्लानर डेवलप करना है, और इंडिया में भी ऐसा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर एरिया विद रीजन एनकरेज इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ। इट एम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स, क्रिएट जॉब्स एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू स्पेसिफिक रीजन। अब जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली जो है उसके आसपास के एरिया को हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, जिसमें हरियाणा का गुड़गांव आता है, फरीदाबाद आता है, ठीक है। तो ऐसे जो रीजन्स हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक, जो या तो इनमें इंडस्ट्री होगी या सर्विस के लिए अलग अलग डिफरेंट ऑफिसेज डेवलप होंगे। गुजरात में भी अभी SEZ बन रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियों के लिए जो प्लॉट्स हैं या जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा सस्ती दर में मिलती है, और उसका गवर्नमेंट का एम होता है कि उससे क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट डेवलप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट या रोजगार डेवलप होना चाहिए, ठीक है। तो और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है जो फेवरेबल कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कहीं पर पानी ज़्यादा है ना, कहीं पर मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री पहले से ही वहाँ अवेलेबल है। तो ऐसे एरिया में जो आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करके वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, जिससे उस राज्य की, उस एरिया की और उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है रीजनल प्लानिंग में। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एम टू promoting development in economical disadvantaged region. It provides financial resource to improve infrastructure, social service and economic opportunities in this region. अब जैसे कुछ एरिया जो कि बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जैसे मान लीजिए अब बिहार भी वैसे डेवलप हो चुका है, मान लीजिए बिहार झारखंड का कुछ छोटा सा एरिया है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है अभी तक, है ना, या नॉर्थ ईस्ट का कोई सा एरिया है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है अभी तक। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए अलग से स्पेशल रीजन को डेवलप करने के लिए फंड ग्रांट करती है, जिसमें वहाँ पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, सोशल सर्विसेज डेवलप की जाएगी, हॉस्पिटल्स डेवलप किए जाएंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उस एरिया में दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट इंडिया ही करती है। Regional imbalance. India regional planning addresses the persistent disparities between developed and less developed regions. Efforts are made to bridge up gap, focusing on targeted investment and development initiative in disadvantaged area. अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया या कहीं पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़ी कंपनी आ गई, तो उसके आसपास में क्या होता है कि इकोनॉमिक डिसबैलेंसमेंट हो जाता है। मान लीजिए इस जगह पर ये कोई सिटी ए है, ये कोई सिटी बी है। अब यहाँ तो बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री आ गई, ठीक है, यहाँ कोई इंडस्ट्री आई नहीं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया कि बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ लोग बहुत कमा रहे हैं या इनका इकोनॉमिक स्तर जो है, इनकी लाइफ स्टाइल जो बहुत सुधर गई, यहाँ डेवलपमेंट बहुत हो गया और इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो अब जो डिफरेंस है उसको जो गैप अप करना है या गैप फिल करना है, उसका भी काम कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ती है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम रहे, यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ छोटी चीज़ें प्रोवाइड करे और कनेक्टिविटी ऐसी दे कि यहाँ के लोग भी यहाँ पर काम करने के लिए आ सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन चला रही है। दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कोई बार बार आपसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, मैं सीधा पढ़ा देता हूँ आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करते हैं। द स्मार्ट सिटी मिशन फोकसेज ऑन डेवलपिंग सेलेक्टेड सिटीज़ एज सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। इट एम्स टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू इंप्रूव्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो अभी गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है कि 500 स्मार्ट सिटीज़ का इन्होंने टारगेट लिया था, ठीक है, और ये कब हुआ था अपना, आपको 25 जून 2015 है ना, 25 जून 2015 को एक बार और कंफर्म कर लेंगे अपन। स्मार्ट सिटी मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, उसके तहत 500 सिटीज़ जो हैं वो स्मार्ट के रूप में डेवलप की जाएगी। अब स्मार्ट का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगा ना वहाँ पर गलियाँ। अब उस स्मार्ट सिटी के अंदर क्या आता है, देखिए ध्यान से देखिए, जो आपके बिजली के खंभे हैं, जो वायर हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जो सीवेज सिस्टम है वहाँ पर वो वापस चेंज कर दिया जाएगा और पूरा सीवेज सिस्टम, अगर वहाँ पर कोई पुरानी इमारत है या कोई वॉल है, कोई ऐसा कुछ चीज़ है, तो उसका जो है वो किया जाएगा, प्रिजर्वेशन किया जाएगा और उसी मटेरियल से उसको बनाया जाएगा, ठीक है। जो उस एरिया की जो सड़कें हैं वो चौड़ी कर दी जाएगी, थोड़ा सा गुड क्वालिटी की सड़कें वहाँ पर अवेलेबल होगी, है ना। जो गैस पाइपलाइन है वो अंडरग्राउंड होके गैस पाइपलाइन आपके घर के तक जाएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर जनरली ली जाती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा AI आपने यूज़ कर ली और लोग बस निकलते ही वहाँ पर सब डेटा दिख गया, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्मार्ट सिटी मिशन में करते हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिया रीजनल प्लानिंग इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स सच एज द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दीज कॉरिडोर्स प्रमोट इन्फ्लेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग द स्पेसिफिक रूट्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, और मुंबई मान लीजिए आपका इकोनॉमिक हब है। अब इन दोनों के बीच में कोई, अगर जब आप हाईवे से जाते हैं तो शायद अभी कुछ 24 घंटे लगते हैं, है ना, दिल्ली मुंबई अगर आप जाते हैं तो। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है कि ऐसे जो बड़े रीजन हैं, ठीक है, उनके बीच में हाईवे की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, फास्ट ट्रेन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, जिससे वो क्या है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप हो सके कि यहाँ कुछ माल बना और वो विद इन कुछ आवर्स में, मतलब 10 आवर्स 15 आवर्स में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, है ना। और पहले, अभी तो जैसे रोड फिर भी ठीक है ना, मोदी गवर्नमेंट में या नितिन गडकरी जी ने हाईवे बहुत अच्छे कर दिए, लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा टाइम लगता था, मतलब 30-35 घंटे लग जाते थे। और अभी उनका जो प्लानिंग है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, यहाँ पर जो 16 आवर्स में, है ना, 16 आवर्स में ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और एक जगह से दूसरी जगह पे माल पहुँच जाएगा आपका। सेम ऐसे ही चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है इन दोनों के बीच, ताकि इससे क्या होगा कि बीच वाली सिटीज़ में भी ट्रेड बढ़ेगा, इन दोनों के बीच में भी ट्रेड बढ़ेगा और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दीज कॉरिडोर्स प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पेसिफिक रूट्स। जो स्पेसिफिक रूट्स हैं वहाँ पर ये डेवलप करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट पॉलिसी, ऑब्वियसली बात है, नॉर्थ ईस्ट भी हमारा ही एक पोर्शन है, पार्ट है। और केवल अभी मेरे हिसाब से तो जो ये गवर्नमेंट है, अभी करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा काम किया है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट पॉलिसी एम टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एड्रेसिंग देयर unique challenges and opportunities. It focuses on infrastructure, connectivity, skill development and promoting sustainable livelihood. तो नॉर्थ ईस्ट जब हम डेवलप कर रहे हैं तो उस एरिया को भी हमें तेज़ी से डेवलप करना है, ताकि लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज्म डेवलप हो। और वहाँ पर क्या होता है कि यूनिक चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, लोग मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है या इतने जो कनेक्टेड नहीं है बाहर की दुनिया से, तो उनको डेवलप करना भी एक चैलेंज भी है और उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, उन लोगों में स्किल्स का डेवलपमेंट करना है और सस्टेनेबल लिवलीहुड को हमें बढ़ावा देना है। टूरिज्म डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए प्रयास करती है। रीजनल प्लानिंग आल्सो इंक्लूड प्रमोटिंग टूरिज्म इन स्पेसिफिक रीजन टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। स्टेट डेवलप टूरिस्ट सर्किट्स, हेरिटेज साइट्स एंड कल्चरल अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स और रीजनल जो एरिया हैं, वो क्या है कि एक टूरिस्ट सर्किट बनाते हैं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं बात करूँ, अब कोई व्यक्ति उदयपुर आता है तो उदयपुर में क्या क्या घूम सकता है या उदयपुर के आसपास में वो क्या क्या घूम सकता है। तो जैसे मान लीजिए वो आया, अब उसका सर्किट डेवलप करते हैं कि उदयपुर से सुबह उठेगा वो, मतलब 5-6 बजे पहले एकलिंग जी के मंदिर जाएगा, फिर नाथद्वारा के मंदिर जाएगा, फिर कुंभलगढ़ जाएगा, फिर रणकपुर जी जाएगा, फिर उदयपुर आएगा और शाम को लोकल साइट सीन करेगा। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग डिफरेंट सर्किट्स आप बना सकते। जैसे आपके यूपी में जो है वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में अगर मान लीजिए किसी का एक दिन का प्लान है तो वो ऑटो वाला कर लेते हैं कि मथुरा वृंदावन हमें घूमना है, तो एक दिन में वो पहले मथुरा जी की, उसकी क्या नाम है, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर लेगा, फिर बाकी बिहारी मंदिर चला जाएगा, 2-3 जो मेन मंदिर है वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टूरिस्ट सर्किट्स बनाती है। रिसोर्स एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल प्लानिंग एलोकेट्स रिसोर्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट नीड ऑफ डिफरेंट रीजन। इट इंश्योर्स रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विटेबली टू प्रमोट बैलेंस ग्रोथ। तो हर एक रीजन को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ रिसोर्सेज एलोकेशन करने पड़ते हैं, कुछ फंड ग्रांट करना पड़ता है। तो अलग अलग रीजन की अलग अलग नीड के अकॉर्डिंग उन्हें फंड ग्रांट किया जाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मतलब किसी को ज़्यादा किसी को कम मिल जाए, तो इनमें जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही फंड ग्रांट किया जाएगा। Infrastructure development. Regional planning emphasizes the development of critical infrastructure such as road, ports, airport and connectivity. Infrastructure projects aim to improve accessibility and feasibility economic activities. तो रीजनल प्लानिंग में हम लोग जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं और इससे एक्सेसिबिलिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, फैसिलिटी को बढ़ावा मिलता है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये हर जगह आएगा आपका। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जब आपका मेन एग्जाम होगा जहाँ लिखना होगा तो आप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन भी लिख सकते हैं आराम से। और आप मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रीजनल प्लानिंग इज इन इंडिया आल्सो एड्रेस एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस। तो हमें सस्टेनेबल मटेरियल यूज़ करना है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट और सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया में कंस्ट्रक्शन हमें नहीं करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल रिसोर्सेज जो नदियाँ हैं, जो झील हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है।
अर्बन रूरल लिंकेज, रीजनल प्लानिंग इज टू स्ट्रेंथन लिंकेज बिटवीन अर्बन रूरल एरिया टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रोग्राम फोकस ऑन इंप्रूविंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। तो लोग क्या होते हैं कि गाँव से शिफ्ट होके जो है ना, विलेज से शिफ्ट होके कहाँ आ जाते हैं, सिटी में आ जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में अगर कनेक्टिविटी, सिटी में क्या होता है उनको रहने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, फिर वो झुग्गी झोपड़ियों में रहेंगे या ऐसी जगह पर रहेंगे अनहाइजीनिक कंडीशन में, तो वो क्या है कि ऐसे लिंकेज डेवलप करते हैं कि आप आराम से आधे घंटे के अंदर आप सिटी के अंदर आइए, और वो टाइमिंग भी आपका ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ट्रेन चल रही है या कोई बसेस हैं तो उनका टाइमिंग भी ऐसा होगा कि मॉर्निंग में फिक्स टाइम होगा उनका, जब ऑफिस का टाइम होता है कि 8 बजे यहाँ से निकलेगी, 8:30 बजे आपकी सिटी में छोड़ देगी, फिर आप 10-15 मिनट में अपने ऑफिस चले जाइए, 9 बजे से 5 बजे तक वहाँ काम कीजिए, फिर 5 बजे बस जाएगी, 5:30 जाएगी, 6 जाएगी। इस हिसाब से हम जो है अर्बन रूरल लिंकेज पे भी काम कर सकते हैं। और उसी के साथ जो गवर्नमेंट विलेजेस हैं वहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो वहीं पर डेवलप कर दें ताकि विलेज वाले को जो है सिटी में पढ़ने के लिए या हेल्थ केयर के लिए नहीं आना पड़े। ठीक है, आप समरी की बात करते हैं और आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। रीजनल प्लानिंग इन इंडिया एज अ डायनामिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इन टू एड्रेस चेंजिंग नीड्स एंड इट्स डाइवर्स रीजन, द फोकस और इक्विटेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ अंडरस्कोर्स इंडिया कमिटमेंट टू क्रिएटिंग ए मोर इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस नेशन। जब हम एज ए इंडिया की बात करते हैं, रीजनल प्लानिंग की बात करते हैं, तो इसका फोकस मेन इक्विटेबल ग्रोथ पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है, और जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने में है, जिससे हम एक प्रॉस्परस नेशन बन जाएं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।